Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Shahbaz Ali. Dear students, chemistry grade 9 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट लेक्चर है हमारा. तो सबसे पहले चैप्टर के टाइटल को देखते हैं. मैटर एंड इट्स कंपोजिशन. नाम से जाहिर है कि आप इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. डिटेल से पढ़ाएंगे हर चीज़, लिंक करके पढ़ाएंगे. SLO पहले क्लियर करते हैं. सो SLO है हमारा डिफाइन मैटर एज अ सब्सटेंस विद मास एंड वॉल्यूम. शायद पहले भी आपने इसको पढ़ा होगा. मैटर क्या है, मास और वॉल्यूम के साथ आपने इसको डिफाइन करना है. डिस्क्राइब द थ्री मेन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, and their distinguishing macroscopic properties. Macroscopic properties, ऐसी प्रॉपर्टीज जो आम आंख से आप जज कर सकें, उन्हें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं. मसलन डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी. इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के पीछे रोल माइक्रोस्कोपिक फैक्टर्स का ही है कि इसके अंदर पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं. तो हमें इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए रिकॉल करनी पड़ेंगी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी. देखेंगे आज के लेक्चर में. एक नॉलेज है, ऑलमोस्ट यही बातें हैं. और एट द एंड आप में जो स्किल डेवलप होगी वो क्या है कि आप एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. शुरू करते हैं लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले. जी, मैंने ना स्क्रीन पे दो डेफिनेशंस लिखी हैं. एक जो ऑलरेडी आपको आती है, दूसरी डेफिनेशन शायद SLO से थोड़ी अबव है, बाहर है उससे. लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो नेक्स्ट लेक्चर आपको देना है वो एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर पे है और वो एक एडवांस टॉपिक है. उसमें मुझे ये इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए मैं समझता हूँ मुझे बताना चाहिए. थर्ड चैप्टर जो आ रहा है आपका, उसमें भी काफ़ी कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको सेकंड डेफिनेशन हेल्प करेगी. तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव को भी देखते हुए ये मैं सेकंड डेफिनेशन को पढ़ा रहा हूँ. एवरीथिंग अराउंड अस, हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, कंसिस्टिंग ऑफ मटीरियल पार्टिकल, जो मटीरियल पार्टिकल पे मुश्तमिल है, वो हर वो चीज़ मास यानी उसका कोई ना कोई मास होगा और वो चीज़ मैटर होगी. एवरीथिंग अराउंड अस कंसिस्टिंग ऑफ मटीरियल पार्टिकल, हर वो चीज़ जो मटीरियल पार्टिकल पे मुश्तमिल है, हमारे इर्द गिर्द, वो मैटर है. मटीरियल पार्टिकल कौन से हैं जी? नीचे मैंने लिस्ट दी है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, क्वार्क्स. आप पिछली क्लासेस में ये तमाम टर्म्स कहीं ना कहीं सुन के आए. इसमें जो एक नई टर्म है आपके लिए वो क्वार्क्स है. मैं आपको ना एक सिमुलेशन के ज़रिए से बताता हूँ ये क्वार्क्स है क्या, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे. जी, सिमुलेशन की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स, ये ना आपको एक मॉडर्न स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है एक एटम का, जिसमें आपको ये सेंटर में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है. ये सेंटर में न्यूक्लियस है. इसके बाहर ये टीचर्स तो ये जानते हैं, बच्चों को शायद अभी नहीं पता, ये बाहर सब शेल्स नज़र आ रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं. बच्चे शायद अभी इतना जानते हैं कि बाहर शेल्स हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं. आप आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे. अभी सिर्फ इतना जानें कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है. मैं आपको न्यूक्लियस के अंदर ले जाता हूँ. जी, ये न्यूक्लियस, जी, ये न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको प्रोटॉन नज़र आ रहे हैं और न्यूट्रॉन नज़र आ रहे हैं. हम समझते थे कि बस यहीं तक हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, लेकिन फर्दर आज की जो रिसर्च है वो कहती है कि फर्दर ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं. मैं फर्दर न्यूक्लियॉन्स की तरफ चलता हूँ. ये देखें जी, अब ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है. प्रोटॉन के अंदर ये जो आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर क्वार्क्स.
यानी कि प्रोटॉन के भी इनसाइड अगर आप जाके देखोगे तो फर्दर जो आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे वो क्वार्क्स हैं, और वो भी मटेरियल पार्टिकल का हिस्सा हैं। तो ये आपने पहले कभी नहीं देखे थे, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको क्वार्क्स भी दिखा दूं। मैं वापस अपनी स्लाइड की तरफ चलता हूं जी। अब आपके सामने एक तस्वीर है, उस तस्वीर में आपने मुझे बताना है, मेरी वीडियो को स्टॉप करें और मुझे बताएं कि इसमें से कौन सी चीज़ मैटर है, कौन सी चीज़ एनर्जी है। मैटर के अगेंस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैटर वर्सेस एनर्जी, जो चीज़ मैटर नहीं है वो फिर एनर्जी है। जैसे मेरी साउंड एक एनर्जी है, आपकी क्लासरूम में या घर में लगा हुआ लाइट, जो भी लाइट है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप किसी हीटर के पास बैठे हैं तो हीट आप तक जो आ रही है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो तो मैटर नहीं है। तो आपने मुझे बताना है अब जी। तो स्क्रीन पे आपको ये बादल नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली जो वाटर वेपर्स हैं, जो आपको पता है जो यहाँ पे आसमान में बादल हैं उसमें वाटर वेपर्स मॉलिक्यूल मैटर हैं। ये प्लांट्स मैटर हैं, ये पानी आपको नज़र आ रहा है मैटर है, ये मिट्टी आपको नज़र आ रही मैटर है, ये लकड़ी आपको नज़र आ रही है मैटर है, आग जो आपको नज़र आ रही है, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में, क्या ये मैटर है या नहीं है। अब यहाँ पे आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल है कि ये मैटर है या नहीं है, लेकिन अगर आप सेकंड डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ जाए ना तो आप फ़ौरन बता देंगे ये मैटर है या नहीं है। मैं पहले आपको ना आग के अंदर क्या है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप डिसाइड करके बताएं कि ये आग जो है किस कैटेगरी में आती है, एनर्जी या मैटर में आती है। तो इसके लिए मैं एक और सिमुलेशन आपके सामने प्ले करूँगा जी। तो जी जी स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आपके सामने थोड़ी देर तक ये वीडियो प्ले हो जाएगी। जी सिर्फ चंद सेकंड्स की ही बात है। ये लीजिए, ये ना आपके सामने एक मोमबत्ती यानी कैंडल, बड़ा ही खूबसूरत मंजर आपको नज़र आ रहा है। इसमें ये जो कैंडल की ये जो विक्स है, ये वैक्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जलता है, आपको पता है, आप फर्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। अब मोमबत्ती का ये जो हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये वैक्स पिघली हुई हालत में है, और यही वैक्स इवेपोरेट होगी और एज अ फ्यूल काम करेगी, और उस फ्यूल के तौर पे ये बर्न होगी, और ये फिर उस बर्निंग प्रोसेस का जो आउटकम है वो फायर है। मैं फर्दर आपको इसके स्ट्रक्चर को दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये मोल्टन वैक्स है, ये सॉलिड वैक्स है। सॉलिड वैक्स पिघलेगी, ठीक है, इसमें ये रस्सी है साथ में, इस रस्सी के थ्रू ये पिघली हुई वैक्स इसके अंदर जज़ब होगी और यहाँ पर आके बर्न होगी। फर्दर चलते हैं आगे जी। ये देख सकते हैं आप, वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं, ये देखें, ये वैक्स जो पिघली हुई हालत में थी वो रस्सी में जज़ब हो रही है, ऊपर जा रही है, और यहाँ पे जलने का अमल शुरू हुआ, और उस जलने के अमल से ये देखें, फर्दर इसके आगे मैं जाता हूँ, हाउ कैंडल बर्न्स। देखें, अब ये आपको इरेडिएशंस नज़र आ रही, हीट, ये इसमें कुछ वाटर वेपर्स रिलीज़ होंगे, ये हीट रिलीज़ हो रही है। ये जो हीट रिलीज़ हो रही है ना, ये तो एनर्जी है जो आप तक आ रही है। अब अगर आप फायर के अंदर देखें तो फायर के अंदर आपको कार्बन भी नज़र आ रहा है, फायर के अंदर आपको हाइड्रोजन गैस भी नज़र आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड भी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये जो फायर है ये मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का,
और गैसेस आपको पता है मुश्तमिल है एटम्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो मैं कह सकता हूं कि जो आग है वो मिक्सचर है डिफरेंट तरह की गैसेस का। तो फायर तो मैटर हुआ, लेकिन फायर से जो रिलीज हो रही है हीट वो मैटर नहीं है, वो क्या है? एनर्जी है। सो यू कैन से डैट कि फायर इज द रेडिएंट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मैटर की एक ऐसी फॉर्म है जो रेडिएशन को भी क्या करती है? रिलीज करती है। और आने वाले लेक्चर में हम इसको प्लाज्मा के नाम से भी पढ़ेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है सेकंड डेफिनेशन को समझना कि आप पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल की पहचान करते हुए ये फैसला कर सकें। इसलिए इसी तरह आप थर्ड चैप्टर में जाएंगे, आपको रेडियो एक्टिविटी में रेडिएशंस पढ़ाई जाएंगी, अल्फा, बीटा, गैमा। जो मैंने 3 नाम लिए हैं, अगर मैं दोबारा अपनी स्लाइड पे जाऊं तो अल्फा, बीटा मटेरियल पार्टिकल हैं तो वो मैटर होंगे। गैमा जो कि रेडिएशन का नाम है तो वो मटेरियल पार्टिकल नहीं है, तो वो सिर्फ एनर्जी का नाम होगा। तो ये मैं चाह रहा हूं कि इस कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझें। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमारी किताब में मैटर को 2 क्लासों में डिवाइड किया गया है। एग्जॉटिक स्टेट, एग्जॉटिक स्टेट होती है ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर जो स्पेशल कंडीशन पे एग्जिस्ट करती हैं, वो कल का लेक्चर है। आज हमने फंडामेंटल स्टेट्स यानी नॉन एग्जॉटिक स्टेट्स को पढ़ना है, जिसे हम फंडामेंटल स्टेट्स भी कहते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो शुरू करते हैं। अच्छा, एग्जॉटिक स्टेट में प्लाज्मा है, BEC है, BEC, इस तरह लिक्विड क्रिस्टल है। तो ये तीनों बातें जो हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्पेशल स्टेट्स ऑफ मैटर है आज का हमारा ये। जी, सॉलिड्स, मैं भी एक सिमुलेशन भी दिखाऊंगा, लेकिन जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ये आपका पुराना ही नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे को बड़ा मजबूती से पकड़ा होता है। इनका एक दूसरे पे स्लाइड करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। स्पेसेस इनके दरमियान में बहुत थोड़ी होती हैं, लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड नहीं कर सकती, फिक्स वॉल्यूम होता है इनका। जिस भी कंटेनर में डालोगे उसकी शेप को ये अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपनी शक्ल को ही बरकरार रखेंगे। ये सारी बातें आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। कंप्रेस करना इसको बड़ा मुश्किल होता है, हार्ड होते हैं ये, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ आपको सारी पता चल गई हैं। मैं यहाँ पर एक ना आपको पिक्चर दिखाऊंगा, इन बातों का डेली लाइफ में यूज़ कहाँ पर है भाई। जी, ये देखें, आपको ना ये एक ट्रैक नज़र आ रहा है, रेलवे ट्रैक। इसमें सबसे पहले रेलवे ट्रैक आप देख सकते हैं स्टील का बना हुआ है। क्यों? सिंपल सी बात है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर रेल ने चलना, यानी ट्रेन ने चलना है। ट्रेन किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे ही मूव करेगी। डेफिनेटली ये हार्ड है, कंप्रेस नहीं होगा और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ट्रैक्स हमने जो रेल ट्रैक्स हैं वो हमने मेटल के बनाए। मेटल सारी सॉलिड्स होती हैं मैक्सिमम, सिवाय कुछ मेटल्स के, वो आपको आगे बताएंगे। इसमें आपको ये जो गैप नज़र आ रहा है, ये क्यों गैप है यहाँ पर? ये गैप यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने से आप लोग जानते हैं क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से सॉलिड माइनर थोड़ा बहुत एक्सपैंड भी करेगा। तो जब ये एक्सपेंशन होगी, जब इसकी एक्सपेंशन होगी तो उस एक्सपेंशन की वजह से ये स्पेस रखी है ताकि जब ये एक्सपैंड हो तो ट्रैक डिस्टर्ब ना हो। अगर ये स्पेस ना रखें तो ट्रैक एक दूसरे को पुश करेंगे और ये टेढ़े भी हो सकते हैं और हादसा भी हो सकता है। तो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी सॉलिड्स की, उसको हमने डेली लाइफ में देखा कि उन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कहाँ करते हैं। हार्ड, डेंस एंड सॉलिड कैन बी एक्सपैंड, बट उतना नहीं करते जितना लिक्विड एंड गैसेस कर सकते हैं। जी, अब मैं चलता हूँ लिक्विड्स की तरफ। लिक्विड्स में जानते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वे एक दूसरे से बहुत दूर हैं। सॉलिड से तो, सॉलिड में तो करीब थे, लेकिन इसमें पार्टिकल जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं।
डेफिनेटली फ्रीली मूव कर सकते हैं तो फ्लो भी कर सकते हैं। जिस बर्तन में डालेंगे उस शक्ल के हो जाएंगे, इनकी अपनी कोई शक्ल नहीं है, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स है। आप बाजार से 250 ml की कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं तो घर में आके जब उसको अपने किसी बड़े बर्तन में डालते हैं तो वो उतनी ही रहेगी, वॉल्यूम वाइज उसमें कोई इजाफा नहीं होगा क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स है। हाँ, बॉटल में थी तो बॉटल की शेप की वो कोल्ड ड्रिंक थी, ग्लास में डालोगे तो उस शेप की हो जाएगी। तो जिस भी कंटेनर में लिक्विड को आप पोर करोगे उसमें फ्लो भी करेगा, उसकी शक्ल को अडॉप्ट भी करेगा, और आप जानते हैं पार्टिकल चूंकि दूर हो चुके हैं डेंसिटी कम हो जाती है इससे। यू नो डैट डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम। चूंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो गया ना, पार्टिकल दूर चले गए, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सारी बातें यहाँ मेंशन हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं। अब इसका डेली लाइफ में यूज़, आपको ना ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम नज़र आ रहा है। इस हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में आप अक्सर देखते हैं जो हैवी व्हीकल्स हैं, बस, उसके अंदर ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम अप्लाई होता है। कैसे काम करता है देखें, ये ब्रेक है, ब्रेक पैडल, हम इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब भी हमने ब्रेक को अप्लाई करना होता है। ये सारा मैकेनिज्म है, हमने इसको डिटेल से नहीं देखना, बस हमने यहाँ पे लिक्विड का कमाल देखना है। अब वो लिक्विड के ऊपर जैसे ही इस हाइड्रोलिक ब्रेक के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ये लिक्विड, क्योंकि आपको पता है आप इसको कंप्रेस तो कर नहीं सकते, कंप्रेशन तो होगी नहीं। अब जब आप इसको प्रेस करोगे तो प्रेस करने की वजह से ये फर्दर प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस पिस्टन के ऊपर, जिसकी वजह से ये व्हील के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और व्हील का जो एक्सल है, ये जो डिस्क ब्रेक है, जब इस पर प्रेशर लगेगा तो इसकी जो रोटेशन है वो स्लो होगी, और उसके स्लो होने से इस प्रेशर की वजह से ये ब्रेक अप्लाई होगी यहाँ पर। तो अब पैडल के प्रेशर को इस डिस्क तक मुंतकिल किसने किया, लिक्विड ने। इसी तरह अगर आप इस थर्मामीटर को देखें तो इसमें भी लिक्विड है। जैसे जैसे टेम्परेचर रेस करेगा, टेम्परेचर रेस करने पे आपको पता काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे ये लिक्विड एक्सपैंड करेगा, और लिक्विड एक्सपैंड करने पे रीडिंग में इजाफा होगा। तो इस तरह टेम्परेचर बढ़ने पे हमें पता चल जाएगा अगर ये लिक्विड रेस कर रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये इसकी डेली एप्लीकेशन है। जीडी स्टूडेंट्स, गैसेस, सबको पता है कि गैसेस में पार्टिकल आज़ाद होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। किसी भी कंटेनर में डालोगे उसकी शक्ल इख्तियार कर लेंगे, छोटे कंटेनर में डालोगे छोटे साइज़ में कंप्रेस हो जाएंगे, बड़े कंटेनर में डालोगे गैस को उसका वॉल्यूम एक्वायर कर लेंगे। अगर देखा जाए तो इनकी 9 की शेप फिक्स है, 9 का वॉल्यूम फिक्स है। डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। चूंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो डेंसिटी बहुत ही कम होगी। मसलन ये सारी बातें जो हैं मैंने यहाँ पर लिखी हैं। गैसेस कैन बी कंप्रेस और एक्सपैंड, ये कंप्रेस और एक्सपैंड दोनों कर सकती हैं टू फिल अ स्पेस ड्यू टू देयर मिनिस्क्यूल पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स। जी, इसमें जो अवेयरनेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये ना गैस सिलेंडर देख सकते हैं, और ये हर साल बहुत सारे हादसा होते हैं, इसलिए अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। गैस सिलेंडर को आपने हमेशा ठंडी जगह पे प्लेस करना है। अगर आप इसको किसी गर्म जगह पे प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर के ज़्यादा होने से आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और पार्टिकल तो पहले ही दूर हैं, पहले ही आज़ाद हैं, तो जब वो तेज़ी से मूव करेंगे तो डेफिनेटली सिलेंडर की दीवार पे जब वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो उसके फटने के, ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए जब भी आपने गैसेस के साथ डील करना है, ख़तरनाक गैसेस जैसे कि ये कंबस्टेबल गैसेस थी, आपने इनको कोल्ड प्लेस, ठंडी जगह पे रखना है, गर्म जगह पे नहीं रखना। जी, ये स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने इसको रिकॉल कर दिया। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्लाज्मा।
जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करोगे जी। इसी तरह ये मैंने समरी बना दी है स्टेट्स ऑफ मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें इनकी डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी के बारे में मैंने वन बाय वन जो बातें आपसे की हैं वो मैंने रिकॉल कर दी हैं यहाँ पर। डेंसिटी सॉलिड्स की हाई है, लिक्विड्स की मॉडरेट है, गैसेस की लो है, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स की लो है, पार्टिकल्स आर क्लोजली बाउंड, डू नॉट कंप्रेस इजीली। लिक्विड्स की मॉडरेट कंप्रेसिबिलिटी है, पार्टिकल हैव सम स्पेसेस टू मूव अलाउइंग स्लाइट कंप्रेशन, इसी कंप्रेशन की वजह से तो ब्रेक अप्लाई हुई थी। गैसेस में तो आप जानते हैं कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई है, पार्टिकल्स में लार्ज स्पेसेस हैं तभी तो आपने उसको कंप्रेस कर दिया, इसी तरह एक्सपैंड भी कर सकते हैं उसको। फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल डू नॉट फ्लो फ्रीली। इसी तरह अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो उसमें हाई थी, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली एंड फ्लो टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। इस तरह मैं अगर गैसेस की बात करूं तो वेरी हाई, पार्टिकल मूव वेरी क्विकली एंड कैन स्प्रेड आउट टू फिल देयर कंटेनर। स्टूडेंट्स, अब इन तमाम बातों को ना एक सिमुलेशन के थ्रू भी देख लेते हैं, फिर ताकि वर्कशीट करने में आपको आसानी रहे। ये देखें, आप देख सकते हैं सॉलिड में पार्टिकल अपनी जगह फिक्स हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, माइनरली कंप्रेस भी हो सकते हैं, एक्सपैंड भी होंगे अगर इन्हें हीट करेंगे। जैसे ये देखें, हीट किया तो ये थोड़ी एक्सपेंशन हो गई है इनके अंदर, ठीक है, हैं भी सॉलिड लेकिन एक्सपेंशन होगी। अगर मैं फर्दर हीट करूंगा तो डेफिनेटली पार्टिकल आर फ्री टू मूव। अब ये लिक्विड है, कुछ पार्टिकल गैस में जा रहे हैं, और अगर मैं बहुत हीट करूंगा तो डेफिनेटली ये गैस में। ये देखें, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस, ये नहीं फ्लो कर सकता, ये कर सकता है, ये गैस फ्लो भी कर सकती है और कंटेनर के वॉल्यूम को भी, यानी जो भी वॉल्यूम होगा उसको एक्वायर कर लेगी। इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए आपने एक वर्कशीट सॉल्व करनी है। वर्कशीट, उसमें मैंने आपको, आपके ऊपर चॉइस छोड़ी है कि आप डेली लाइफ में स्टेट्स ऑफ मैटर को ऑब्जर्व करें। कोई सी 3 स्टेट सॉलिड की, कोई सी लिक्विड की 3, कोई सी गैस की 3 स्टेट्स को यहाँ लिखें, मटेरियल्स लिखें, उनकी स्टेट्स को मेंशन करें। यहाँ पर आपने उनकी डेंसिटी के बारे में लिखना है, हाई, लो या वेरी लो। फ्लूइडिटी के बारे में आपने यहाँ मेंशन करना है। कंप्रेसिबिलिटी उनकी देखनी है, हो सकती है, नहीं हो सकती, कितनी हो सकती है, और कुछ और आपको ऑब्जर्वेशन आपके नज़र में आई हैं इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के अलावा तो आप यहाँ मेंशन करें। वैसे आपने छोटी क्लासों में इन कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ा है, वहाँ पे भी काफ़ी वर्कशीट्स आपने सॉल्व की हैं। तो ये आपने जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी है इनको फॉलो करना है और वर्कशीट को सॉल्व करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।